दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बायोलॉजी में मैं अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 22वां लेक्चर है बायोलॉजी में। कुल मिलाकर 572 नंबर का लेक्चर आज हम लोग कवर कर रहे हैं। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 17,160 सवाल आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इसी क्लास में जब मैंने सीरीज शुरू की थी तो मेरा यह उद्देश्य था कि कम से कम 10-20 हजार सवाल आपको इस सीरीज के माध्यम से कवर कराया जाएगा। और आज हम अपने 17,000 सवाल को कवर कर चुके हैं, लगभग 550 से ज्यादा लेक्चर कवर कर चुके हैं और अब तक कुल 8 विषय विस्तार से पढ़ा के मैंने समाप्त कर दिया। ये हमारा 9वां विषय बायोलॉजी है। तो जिन बच्चों को नहीं पता, इस बारे में जानकारी नहीं है, वो एक बार प्लेलिस्ट में चले जाएं, अलग अलग फोल्डर में उनको अलग अलग सब्जेक्ट के जो है क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज बायोलॉजी में जो हमारा चैप्टर है पत्तियों और फूलों से संबंधित काफी सारे सवाल हैं, जहां से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं। तो आपकी तैयारी इन प्रश्नों को लेकर कैसी है, क्या आप इन सवालों का जवाब दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, वो आपको क्लास में बखूबी पता चल जाएगा। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, आप जरा ये सोच के देखिए कि जो इंसान फ्री में अपना कर्तव्य इतना बेहतर ढंग से निभा सकता है, ठीक है, वरना आप देखेंगे कभी जाके ना इस क्लास पे व्यूज नहीं आते। जिस हिसाब से मैं मेहनत करता हूं उस हिसाब से व्यूज आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं क्लासेस दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल इस क्लास पे व्यू तो आएंगे ही आएंगे। बच्चे को क्या चाहिए? अच्छा कंटेंट चाहिए, बेहतरीन कंटेंट चाहिए, और वो यहां यूट्यूब पर उनको मिल रहा है। तो जो इंसान यूट्यूब के लिए इतना मेहनत कर सकता है, वो इंसान अपने पेड कोर्स के लिए कितना मेहनत करता होगा, ये आप सोच सकते हैं। और सोचने से पहले एक बार बता दूं, आके एक बार डेमो क्लास जरूर देखो। देखो, पैसा नहीं है तो बैच मत लो। वैसे बैच की प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, गांव में 100 रुपया ट्यूशन फीस तो कोई देता होगा, हमारे बैच की प्राइस 100 रुपए से कम की भी है। मंथली फीस इसकी जो है 100 रुपए से कम की है। अब आपके पास अगर इतना कम पैसा नहीं है तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, कम से कम इतना तो होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार आइए और एक बार डेमो देखिए जाकर के। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हिंदी के अलावा और क्या क्या विषय है, तो हमारे पास कंप्लीट जीएस का भी पोर्शन है। ठीक है, आप जाके डेमो देख सकते हैं। इसके लिए स्टडी 91 ऑफिशियल ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। सारी क्लासेस जो है इसी पे चलती है। ठीक है, अब सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। एक एक सवालों को बहुत सोच समझ के आप उत्तर दीजिएगा। पहला सवाल है दोस्तों, पत्ती क्या है? अच्छा, आपकी जानकारी में पत्ती क्या? आपको लगता है कि पत्ती ये पेड़ों में लगी होती, पौधों में लगी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पत्ती क्या है, ये पूछने के पीछे बहुत सारा कारण है। ठीक है, केवल ये नहीं कि पत्तियों का कार्य क्या है, वो अगला सवाल आपका। देखिए, पत्तियों का प्रमुख कार्य क्या है, ये अगला सवाल है। तो पत्ती क्या है पहले बताइए। ये पत्तियां जो होती हैं ये पौधों के तनों या शाखाओं पर उगने वाली भाग होते हैं। लिखेगा, पत्तियां पौधों के तने या शाखाओं पर उगने वाली, ठीक है, उगती है या उगने वाली, उगने वाली मत लिखिए, उगने वाला या उगने वाली मुख्य पार्श्व और हरी वनस्पतिक अंग मानी जाती है। ठीक है, उगने वाली मुख्य पार्श्व एवं हरा वानस्पतिक अंग। ठीक है, एवं हरा वानस्पतिक अंग। ठीक है, अंग हैं। ठीक है, पत्तियां क्या दोस्तों, ये हरा वानस्पतिक अंग मानी जाती हैं जो तने एवं शाखाओं पर उगती हैं। पार्श्व हिस्से यानी जो बाहरी हिस्सा होता है, उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, उस पर ये उगती हैं। ये एक कॉमन सा डिफिनेशन हो गया। अगला सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये बनता है कि पत्तियों का कार्य क्या है। ठीक है, पत्तियों का कार्य क्या दोस्तों, तो पत्तियों का बहुत सारा कार्य है। सबसे पहला कारण, सबसे जो मुख्य कार्य वो ये है कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी की वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे भोजन बनाते हैं पौधे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण होता है एवं पौधे अपना भोजन बनाते हैं।
बनाते हैं। अगर ये पत्तियां ना होती तो पौधे अपना भोजन बना पाते क्या? कभी नहीं बना पाते। तो याद रखिएगा। इसके अलावा पत्तियां और क्या करती हैं? दूसरा पत्तियों का सबसे बड़ा कार्य है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती हैं पौधों में। किसको नियंत्रित करती हैं? वाष्पोत्सर्जन को। लिखेगा पत्तियां वाष्पोत्सर्जन पत्तियां क्या करती हैं दोस्तों? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि पत्तियां जो हैं ये वाष्पोत्सर्जन को भी नियंत्रित करती हैं। और एक तीसरा काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे आप लिख लीजिएगा, पत्तियां भोजन का भी संग्रह करती हैं। ठीक है, पत्तियां भोजन संग्रह का भी काम करती हैं। यह चीज भी आप याद रखेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना हो गया, दूसरा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना हो गया, तीसरा भोजन संग्रह हो गया। ये दोस्तों पत्तियों द्वारा किया जाने वाला मुख्य कार्य है। ये आप जरूर याद रखेंगे। परीक्षा में कभी भी मिलेगा ना तो इसी में से कोई ऑप्शन दे देगा, या तो सारे ऑप्शन देके लिख देगा उपरोक्त सभी, तो आप अपना जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? सर ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि पत्तियां, कोई बड़ी पत्ती, कोई छोटी पत्ती, कोई नुकीली पत्ती, कोई जो है रेशेदार पत्ती, तो कोई दोस्तों जो है कैंची नहीं, चाकूनुमा पत्ती, कोई कटीली पत्ती, अलग अलग तरह की पत्तियां होती है। सर ये कैसे डिसाइड होगा कि पत्तियां कितने प्रकार की होती? नहीं, ये सब तो उसके अन्य भेद में आ जाएंगे। ऐसे आप पढ़ेंगे तो पत्तियां जो होती हैं केवल दो ही प्रकार की पत्तियां होती हैं। कौन कौन सी? एक सरल पत्ती, एक संयुक्त पत्ती। पत्तियों में प्रकार आप देखेंगे तो सिर्फ दोस्तों दो प्रकार होते हैं, एक होता है सरल पत्ती, एक होता है सरल पत्ती, दूसरा होता है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। ठीक है, आपको नहीं पता है इसीलिए तो मैं आपको पढ़ाने आया हूं, तो घबराइए नहीं। ये पत्तियां कितने प्रकार की होती है? सरल संयुक्त करिएगा, बाकी अंडाकार, वृत्ताकार, तिरछी और चाकूनुमा वो सब छोड़िए, वो सब अन्य भेद में आ जाते हैं। मुख्य रूप से इसके यही दो भेद होते हैं। अगला सवाल कह रहा पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? ठीक है, जैसे हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है दोस्तों, गैसों का आदान प्रदान मतलब सिर्फ एक ही चीज से आप अनुमान ना लगाइए। गैसों का आदान प्रदान जैसे हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये तो पत्तियां ले रही कार्बन डाइऑक्साइड, और बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और हम जो है सॉरी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। पेड़ पौधे इसका उल्टा करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ऐसा होता है ना? ठीक है, पत्तियों को सोच लिया था। तो ये आप याद रखेंगे, ये जो गैसों का आदान प्रदान वाली बात है ये कैसे होता है? तो पत्तियों में पाया जाता है रंध्र। रंध्र किसे कहते हैं? छिद्र को कहते हैं। ये जो छिद्र होते हैं यही क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो लिखेगा पत्तियों में पाया जाने वाला रंध्र। ठीक है, पत्तियों में पाया जाने वाला जो रंध्र होता है दोस्तों, रंध्र किसे कहते हैं? रंध्र यानी छिद्र को। ठीक है, ये जो छिद्र होता है यही गैसों का आदान प्रदान करता है। और ये गैसों का आदान प्रदान छिद्र किस माध्यम से करता है? इस प्रक्रिया को विसरण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है विसरण प्रक्रिया। क्या कहते हैं? विसरण प्रक्रिया कहते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान पत्तियों द्वारा किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, मुख्य भूमिका छिद्र की होती है। करा एक अक्ष या तने पर पत्तियों की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, ये थोड़ा सा आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। ये सवाल मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि लिखा है अक्ष या तने मतलब शाखा। जो पौधों की शाखाएं होती हैं उनमें जो पत्तियों की विशेषता होती है उस विशेषता को क्या कहते हैं? उस विशेषता को कहते हैं पत्ती विन्यास या पर्ण विन्यास। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? पर्ण विन्यास। अच्छा, जब ये मैं सवाल पढ़ रहा था तो ईमानदारी से बताऊं मुझे इसका उत्तर नहीं पता था। जब मुझे इसका उत्तर पता चला, ठीक है, कि भैया इसको कहते हैं पर्ण विन्यास, फिर भी मैं इस चीज से सेटिस्फाई नहीं था कि भाई पर्ण विन्यास होता क्या है। भाई जानना पड़ेगा ना। केवल उत्तर, मेरी आदत क्या है ना, मैं केवल उत्तर नहीं देखता। मैं जब कोई चीज पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं ना तो हमेशा ये सोचता हूं कि वो चीज पहले मेरे समझ में आनी चाहिए। जब मैं समझ जाऊंगा तो बच्चे को बेहतर ढंग से समझा पाऊंगा। और कभी भी कंटेंट अगर मैं बनाऊं या कोई भी बनाए, पढ़ेंगे तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। ये मुझे नया मिला पर्ण विन्यास।
मैं सोचा पढ़ विन्यास क्या, मैंने गूगल किया पढ़ विन्यास। अब गूगल नहीं होता तो बड़ी समस्या हो जाती, टीचर को ढूंढना पड़ता, अपने गुरु जी से पूछना पड़ता, क्योंकि मैंने कभी इतना किसी टीचर से पढ़ा नहीं, इस वजह से मुझे नए गुरु की तलाश करनी पड़ती। अब पता नहीं कोई व्यक्ति बता पाता कि नहीं बता पाता। अब गूगल है तो सब कुछ है, हम सेटिस्फाई तो हो ही जाएंगे। यह है कि उत्तर हमको अपने तरीके से ढूंढना पड़ेगा। जब मैंने ढूंढा कि पढ़ विन्यास क्या होता है, तो पता चला पढ़ विन्यास और कुछ नहीं है, ये पत्तियां एक ऐसे सीक्वेंस या ऐसे स्ट्रक्चर में लगी होती हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उन्हें प्रकाश मिल सके। आप ऐसे समझिए, हमारे लिए जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? दो चीज मैं कहता हूं, सिर्फ दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हम 1-2 मिनट में भी जीवित नहीं रह सकते। दूसरा पानी। तो हम कहीं भी अपना निवास स्थान बनाते हैं, कहीं अपना घर बनाते हैं, तो क्या देखते हैं? दो चीज देखते हैं, भैया बढ़िया खुला हवा हो। कौन नहीं चाहता खुला हवा में सांस लेना? खुली हवा में सांस लेना कौन नहीं चाहता? ठीक है, तो आप चाहते हैं खूब वेंटिलेशन हो। दूसरा, पानी की पर्याप्त मात्रा हो। तो दोस्तों उसी हिसाब से पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि पत्तियां जो हो पौधों में वो अधिकतम सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर सके, उसका इस हिसाब से स्ट्रक्चर बना होता है, उसी को कहते हैं पर्ण विन्यास। क्या बात कर रहे हैं सर, ये पेड़ पौधे डिसाइड करते हैं कि कहां कितनी पत्ती रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है सूर्य का प्रकाश मिले। हाँ, आप समझिए, आप केयर कीजिए कभी, जैसे सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में डूबता है, अब ऐसा तो कभी होता नहीं कि उत्तर से दक्षिण में चला जाए। तो जब पूरब से पश्चिम में उगकर डूबता है, तो इस पूरे सैर में, मतलब पूरब से उगना और पश्चिम तक जाना, ठीक है, तो इसमें जो कर्व सूर्य के द्वारा ही बनता है, क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है, इस वजह से हमें लगता है सूर्य कर्व जैसा बना रहा है, ठीक है, लेकिन सूर्य है स्थिर वाकई में। अच्छा, ये जो सूर्य दोस्तों पूरब से उगकर पश्चिम की तरफ जाता है, तो जितने भी धरती पे पौधे हैं, इनका जो झुकाव है या इनका जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे तो उत्तर दक्षिण की तरफ झुकाव कब मिलेगा? ये पौधे हमेशा पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे पत्तियों को बैलेंस रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश इनको वहां से मिल सके। बस यही पर्ण विन्यास है। इसी को फाइलोटैक्सी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं फाइलोटैक्सी। क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी। क्या पता परीक्षा में फाइलोटैक्सी शब्द दे दे, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला दे ही ना। और फाइलोटैक्सी कुछ है नहीं दोस्तों, ठीक है, लिखेगा अधिकतम, ऐसे लिखेगा पत्तियों द्वारा अधिकतम, पत्तियों द्वारा अधिकतम प्रकाश ग्रहण करने की व्यवस्था। कोई दिक्कत आपको? यही क्या है? यही तो फाइलोटैक्सी है, इसी को तो पर्ण विन्यास कहते हैं। आ गया समझ में? अभी तक नहीं आता तो कोई बात नहीं, आज की क्लास देखो, आज की क्लास के से आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा समानांतर शिराविन्यास किस में पाया जाता है? समानांतर शिराविन्यास, ठीक है, समानांतर शिराविन्यास दोस्तों किस में पाया जाता है? देखिए, आपको मैंने बताया था दो तरह के पौधे होते हैं, एक बीज पत्र वाले होते हैं, एक द्विबीजपत्री होते हैं। तो जो एक बीजपत्री होते हैं उसमें यह समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है, यही आपसे पूछना चाह रहा था, ठीक है। लिखेगा एक बीजीय पौधों में, ठीक है, एक बीजीय पौधों में क्या पाया जाता है दोस्तों? समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। अगला सवाल कि अब आपके दिमाग में अगला आ रहा है, सर एक वाले में पाया जाता है तो द्विबीज पत्री जो पौधे होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? ठीक है, उसमें जालिका रूप में शिराविन्यास पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और समानांतर शिराविन्यास मतलब ये जैसे एक नली होती है ना, नली पेड़ पौधे में जाइलम फोइलम ऐसे बहुत सारी नलियां होती हैं, वो सीधे पत्तियों से जड़ों तक गई होती हैं, ये समानांतर शिराविन्यास है, ठीक है। और उसी तरह से जो द्विबीज पत्री होते हैं उसमें जलिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, ठीक है। लिखेगा द्विबीजीय पौधों में जलिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, ठीक है, शिराविन्यास पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और अच्छा भी हुआ जान लिया गया, क्योंकि क्या पता परीक्षा में दूसरा वाला पूछ दे, समानांतर शिराविन्यास दे ही ना, आपसे दे दे कि जलिकावत शिराविन्यास किसमें पाया जाता है, या द्विबीजपत्रीय जो पौधे होते हैं उसमें किस तरह का शिराविन्यास पाया जाता है, ऐसा भी तो पूछ सकता है। तो पहले से हम पढ़े रहे तो ज्यादा बेहतर है। अगला देखिए, करा एक दलीय पौधों को दो दलीय पौधों में भेद करने की कौन सी विशेषता मदद करती है? दोस्तों वही क्या है, यही शिराविन्यास जो हम देख रहे थे, शिराविन्यास, ठीक है, यही शिराविन्यास मदद करती है ये पहचानने में कौन सा एक दलीय पौधा है, कौन सा द्विदलीय पौधा है। कैसे? अगर एक दलीय पौधा होगा, अगर एक दलीय
पौधा होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें समानांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाएगा, समानांतर शिरा विन्यास देखने को मिलेगा। अगर द्विदलीय पौधा होगा तो जलिकावत मिलेगा। ठीक है, अगर दो दलीय पौधा होगा तो कैसा शिरा विन्यास मिलेगा, तो मिलेगा जलिकावत। ठीक है, जलिकावत शिरा विन्यास। ठीक है, तो एक तरह से दोस्तों ये पहचान का भी तो एक अच्छा तरीका बन गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एक दली वाले में जैसे गेहूं वगैरह आ जाता है। ठीक है, और द्विदली में आएंगे तो चना वगैरह आ जाएगा, मटर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। आगे मिलेगा ऑप्शन आपको, करा किस प्रकार की पत्ती में पत्रकों की जो रचना होती है। ठीक है, पत्रकों की रचना केंद्रीय शिरा के पास पाई जाती है। करा किस प्रकार के पादपों में देखने को मिलती है, तो दोस्तों इसी को कहते हैं, ये संयुक्त पत्ती के उदाहरण में आता है, पिच्छाकार पत्ती होती है। ठीक है, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों में ये पत्रकों की रचना जो होती है केंद्रीय शिरा के पास देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा पिच्छाकार। ठीक है, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। कभी कभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो पिच्छाकार शब्द दिया है इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिनेटेली बोलते हैं, पिनेटेली। ठीक है, पिनेटेली। ठीक है, पिने या पिंटेली। ठीक है, पिंटेली भी कहते हैं दोस्तों। तो कभी कभी इंग्लिश वाला नाम भी दे सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। करा घटपर्डी जो दोस्तों ये किस प्रकार का पादप है। घटपर्डी दोस्तों ये कीटभक्षी पादप है। क्या दोस्तों, कीटभक्षी पादप है। करता क्या दोस्तों, ये कीटों का भक्षण करता है। छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं ना, ये पौधा उनको पकड़ करके खा जाता है। क्या करता है, तब तो सर ये मांसाहारी पौधा हो गया। हाँ, तो इसे कीटभक्षी पादप भी कहते हैं, इसे मांसाहारी पादप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे मांसाहारी पादप भी कहते हैं। सर ऐसे पौधे जो कीट पतंगे खा जाए हम तो डर जाएंगे, डरना पड़ेगा तो दोस्तों। ठीक है, ये घटपर्डी पौधा होता है, ये ऐसी मिट्टी में उगता है जहां नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, देखिएगा नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगता है। ठीक है, ये पौधा कहां उगता है दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कीटभक्षी पौधा, इसका नाम ही दोस्तों घटपर्डी का पौधा। कौन सा है, घटपर्डी का पौधा इसका नाम है, ये आप याद रखेंगे। करा घटपर्डी पादपों का कौन सा भाग घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। देखिए घट का मतलब क्या है, घट का मतलब होता है घड़ा। ठीक है, और ये जो पौधा होता है दोस्तों, देखिए ये पौधा क्या करता है, इस तरफ है दोस्तों, ये घड़े के रूप में होता है, ऐसे होता है। और इस पर दोस्तों ऐसे करके पत्ती होती है, इसमें कोई कीट पतंगा जाके फंस जाता है। तो घड़े के रूप में जो होता है, ये पत्ती ही दोस्तों घड़े के रूप में होती है। ठीक है, तो याद रखेगा संपूर्ण पत्ती। ठीक है, संपूर्ण जो पत्ती होती है दोस्तों, यही किस रूप में होती है, यही घड़े के रूप में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम हो गया घटपर्णीय। घड़े के रूप में जो पत्ती नजर आती है उसे हम कहते हैं घटपर्णीय। ठीक है, और इसी में क्या करता है, ये पौधा एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ता है। उस गंध की वजह से बहुत सारे कीट पतंगे आकर्षित हो जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं और वो उसके लाशे में जाके फंस जाते हैं और धीरे से ढक्कन बंद हो जाता है, काम खत्म। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये कीट पतंगों का भक्षण करने वाला पौधा कीटभक्षी पौधा है। आप चाहे तो YouTube पर जाकर इसके बहुत सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। देखिए पौधा है नेफेंथिस खासियाना। ठीक है, नेफेंथिस खासियाना, यह भी एक तरह का घटपर्डी पौधा। आपसे पूछा जा रहा है पौधा दोस्तों कहां पाया जाता है, तो याद रखेगा ये पौधा विशेष करके मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, मेघालय में दोस्तों गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। ठीक है, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, जयंतिया की क्या है दोस्तों, पहाड़ियां हैं। ये उसी पहाड़ियों पर दोस्तों विशेष करके पाया जाता है। नेफेंथिस खासियाना नाम है, मेघालय में पाया जाता है। यह भी एक तरह का घटपर्डी पौधा है। इसे पीचर प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कभी इंग्लिश में दे सकता नाम पीचर प्लांट। क्या दे सकता है, पीचर प्लांट। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि पीचर प्लांट किसे कहते हैं, तो घबराइएगा नहीं। ये जो नेफेंथिस नाम दे रहा दोस्तों, जो एक तरह का घटपर्डी पौधा है, इसे क्या कहते हैं, इसे पीचर प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, करा पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो जो फूल होते हैं दोस्तों पत्तियों से ही बनता है, ध्यान दीजिएगा। पत्तियां ही आगे चल के फूल का रूप धारण करती हैं। तो याद रखेगा यहां पर किससे उद्दीपन ग्रहण करेगा, ये याद रखेंगे पत्तियों से। यहां पर रखेंगे तो ये जो पत्तियां होती हैं ये, अच्छा पत्तियों में दोस्तों याद रखेंगे एक फ्लोरिजन नाम का एक हार्मोन जो है पौधे पैदा करते हैं, जो उत्प्रेरित करते हैं इनको फूल बनने में। इसीलिए एक तरह का रासायनिक हार्मोन है जो इसको फ्लावर बनने में मदद करता है, इसका नाम है फ्लोरिजोन। ठीक है, तो याद रखेंगे
फ्लोरिजेन, फ्लोरिजेन हार्मोन। ऐसा नहीं कि हार्मोन सिर्फ इंसान छोड़ते हैं, ठीक है। फ्लोरिजेन हार्मोन ये जो है निकलता है, जो पुष्प बनने में दोस्तों मदद करता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये पौधों द्वारा होता है, ये पत्तियां ही इनका पहला स्टेज होती है, इन पत्तियों से ही फूलों का रूप पैदा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल आपसे दे रहा है कि पुष्प जो होते हैं ये क्या है। जैसे पीछे पत्ती दिया था तो हमने पढ़ा तन या शाखाओं का पार्श्व हिस्सा है, जो एक तरह से हरा वानस्पतिक अंग कहा जाता है, ठीक है, वो है। और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, भोजन का संग्रह करती हैं, ये सारी चीजें हमने देखा। उसी तरह से दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि जो पुष्प होते हैं ये क्या होते हैं, तो भैया एक लाइन याद रखेगा, पुष्प जो होते हैं पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो पुष्प जो होते हैं पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, जिससे पौधा लैंगिक प्रजनन करता है, ठीक है। लिखेगा पुष्प, पुष्प पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, जिससे वे लैंगिक प्रजनन करते हैं, जिससे वे लैंगिक प्रजनन करते हैं। याद रखेगा, एक पुष्प सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अगला सवाल सुनिए, पुष्प के बारे में क्या दे रहा दोस्तों, कह रहा जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये जीवन चक्र क्या है, ये पौधों का जो जीवन चक्र ये है। तो जीवन चक्र जो होता है ये 4 स्टेज में होता है। कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होता है। और 4 स्टेज में ये जो पुष्प होता है, पुष्पों मतलब फूलों की बात हो रही है, पुष्प के जो जीवन चक्र होते हैं 4 स्टेज में होते हैं, ठीक है। उसमें से स्त्री केसर और पुंकेसर जो होता है ये भी उनके अंग में उनकी गिनती की जाती है, अभी आगे चल के बताता हूं। तो पूछा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या। अच्छा, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग, ठीक है। तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग दोस्तों पुष्प होता है, ठीक है। पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या दोस्तों, पुष्प है, फ्लावर है। ये आप याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये परागण और निषेचन के माध्यम से जो है जनन करते हैं, ठीक है। लिखेगा परागण एवं निषेचन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ये फूलों के द्वारा ही प्रजनन होता है। अगर ये फूल नहीं होंगे और प्रजनन नहीं होगा तो जैसे हम लोग अपने जो है वंश को आगे बढ़ाते हैं, पेड़ पौधे अपने वंश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, उनके लिए तो एक प्रजनन सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो याद रखेगा, प्रजनन के फलस्वरूप बीज भी उत्पन्न होता है और फल भी उत्पन्न होता है। यही प्रजनन है जिसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, बीज उत्पन्न होता है। और इसी प्रजनन के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है, फल यानी फ्रूट जो होता है, ये फ्रूट उत्पन्न होता है। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि पुष्पों का अध्ययन ये किसके अंतर्गत करते हैं, ठीक है। ये बड़ा अच्छा सवाल है और यहाँ पे कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर एंथोलॉजी और कुछ बच्चे कहते हैं सर फ्लोरिकल्चर। अब किसका जवाब सही है, देखिए कभी आपसे पुष्पों का अध्ययन पूछे ना तो हमेशा आप बताइए एंथोलॉजी ही जवाब होगा, ठीक है। पुष्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, एंथोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, याद रखेगा। लेकिन अगर यही कह दे कि पुष्पों का या पुष्पों का व्यावसायिक उत्पादन, ठीक है, क्या दे दे, व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल प्रोडक्शन अगर हो रहा है, व्यावसायिक उत्पादन अगर हो रहा है, तो वो उसके बारे में हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तब आप बताएगा हम पढ़ेंगे फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत, ठीक है। तब हमारा उत्तर क्या होगा, फ्लोरिकल्चर। तो इसको समझिएगा कि कब आपको अपना जवाब एंथोलॉजी देना है और कब आपको अपना जवाब फ्लोरिकल्चर देना है, ये आप पहले से जानते रहिए, वरना फिर आप गलती करेंगे और कोई बचा नहीं पाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इतना क्लोज जाकर दोस्तों आंसर पूछ सकता है। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं कुल 8 विषय आपको पढ़ा चुका हूं। 8 विषय में पूरा एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पूरी पॉलिटी, पूरा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इतना तो मैंने पढ़ा दिया। और ये सब कुछ पढ़ाने में मुझे 550 लेक्चर कवर किया। 551 से लेकर के अब जो 572 तक आप पहुंचे, 22वां लेक्चर हमारा बायोलॉजी का है। ये हम बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सवाल भी 16,500 नहीं, हम तो 17,000 से अधिक सवाल कवर कर चुके हैं। आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेरा भरोसा कीजिए, जितना मैं आपको इस फ्री वाले लेक्चर में दे रहा हूं ना, कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए। चाहे छोटा एग्जाम दीजिए, बड़ा एग्जाम दीजिए, ये आप अगर इतनी चीजें पढ़े हैं ना तो समझिए आप मास्टर हैं। आप जिस चीज का चाहें, जैसा चाहें वैसा पेपर जाके दे सकते हैं। और जब एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना तो फिर आप कोई एक एग्जाम ही दे पाएंगे, दूसरा एग्जाम देने के लिए फिर से आपको विषय पढ़ना पड़ेगा। देखिए अंतर समझिए क्या होता है।
जैसे बच्चा क्या, कई बार बच्चे को लगेगा सर तो अब बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, अब कौन से एग्जाम में जो है फूल और पत्तियों और जो है तनों से सवाल आता है। आप जो है जिस एग्जाम में साइंस के सवाल ज्यादा बनते हैं वहां जाकर देखिए सवाल यहां से भी आता है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या इस बात की हो गई है कि बच्चे ही मास्टर हो गए, वो डिसाइड करते हैं कि एग्जाम में क्या आता है, मास्टर नहीं डिसाइड करते हैं। अरे पहले थोड़ा सा अपना भावना बदलिए, क्या एग्जाम में आता है ये आपने डिसाइड करिए, ये मुझे डिसाइड करने दीजिए, कितना पढ़ना है मुझे डिसाइड करने दीजिए। आप अगर कुछ अपने मन से कर सकते हैं तो सिर्फ एक काम कीजिए, मैं जो चीजें दे रहा हूं उसको पढ़िए, उस पर क्वेश्चन मार्क मत लगाइए। यार पढ़ना तो अच्छा है ना, अगर हम कुछ नया सीख रहे हैं इसमें बुरा क्या है, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं इसमें बुरा क्या। आपकी दिक्कत क्या है, आप कोई एग्जाम फॉलो करते हैं, उसका सिलेबस खोलते हैं, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एज इट इज आप जो है रटना शुरू करते हैं। अब जब एक एग्जाम तो दोबारा पता चला कि अगले 2 4 5 साल तक आने वाला नहीं है, जिस पेपर की आपने तैयारी किया 2 साल 3 साल बाद आने वाला है, तो बाकी का जो बचा हुआ समय बीच का है उसमें भी आप किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं और फिर उसी विषय को खोल के बैठ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई विषय पढ़िए, विस्तार से पढ़िए, उसको आधा अधूरा मत पढ़िए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आपके लिए खतरनाक रहेगा। एक बार पूरा पढ़ लेंगे ना तो कोई भी एग्जाम देंगे, हर एग्जाम बहुत इजीली आप जो है बीट कर पाएंगे। तो मेरा कहना मानिए, और ये जो सीरीज दे रहा हूं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको पढ़ के देखिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। ठीक है, आइए अगला सवाल दे रहा है पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो अगर यही पूछ दे दोस्तों तो सिर्फ बताएगा दोस्तों पुष्प के कुल कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, पुष्प के कितने भाग होते हैं दोस्तों, 4 भाग होते हैं। अगला सवाल भी यही है कि पुष्प के भाग हैं, फिर से हमारा उत्तर ही 4 भाग हैं। लेकिन इतना कहने से नहीं होगा दोस्तों, एक काम करते हैं ना, पुष्प के चारों भागों को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से भाग होते हैं पुष्प के, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इसी पुष्प के जो प्रजनन वाले हिस्से होते हैं वो स्त्री केसर पुंकेसर होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आ जाएंगे तो दलपुंज नाम का हिस्सा होता है, और उसके भी ऊपर आ जाएंगे तो एक बाह्य दल का हिस्सा होता है जो पुष्प का सबसे बाहरी आवरण होता है। इन्हीं चारों को पुष्प चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा ये जो 4 भाग होते हैं इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं पुष्प चक्र कहते हैं। ठीक है, पुष्पक चक्र। ठीक है, और याद रखेगा पुष्प चक्र में सबसे पहले होता है बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल। ठीक है, ये बाह्य दल जो होता है ये जो पुष्प का बाहरी हिस्सा होता है। ठीक है, पुष्प का जो बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है, जो रक्षा करता है, ठीक है, पुष्प की रक्षा करता है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को बाह्य दल के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है दलपुंज। ठीक है, दूसरा हिस्सा क्या होता है, आगे यहां देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके देख लेते हैं दोस्तों, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे करके देख लेते हैं। तो पहला हिस्सा हो गया दोस्तों, रुकिए थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं इसको, ये यहां पढ़ना ज्यादा सही है। ठीक है, तो एक होता है दोस्तों बाह्य दल। क्या होता है दोस्तों, बाह्य दल, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये वाला रहा बाह्य दल वाला उत्तर। ठीक है, दूसरा जो है उत्तर दूसरा उत्तर है दोस्तों दलपुंज। क्या है दोस्तों, दलपुंज। अभी इसके बारे में बता देता हूं। तीसरा हिस्सा लिखेगा पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। और चौथा हिस्सा लिखेगा दोस्तों स्त्री केसर। ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये इतनी चीजें दोस्तों पाई जाती हैं। अब देखिए एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एक आपने देख लिया बाह्य दल वाला हिस्सा जो रक्षा करेगा, जो बाहरी हिस्सा है। ठीक है, ये फूल का सबसे बाहरी हिस्सा जो हरा वाला हिस्सा होता है, वही दोस्तों, जैसे कोई फूल देखे नीचे हरा वाला हिस्सा होता है, वही दोस्तों बाह्य दल होता है। ये जो दलपुंज पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये दलपुंज एक तरह से फूल का जो रंगीन वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो करता है, जो कीड़ों को आकर्षित करता है। ठीक है, तो याद रखेगा पुष्प का रंगीन हिस्सा, पुष्प का रंगीन हिस्सा जो फूलों को आकर्षित करता है, ये वो वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इसी तरह से जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर को हम पुमंग भी कहते हैं, नर जनन अंग होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पुमंग। ये क्या होता है दोस्तों, ये नर जनन अंग के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से स्त्री केसर को जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जयांग। ठीक है, जयांग। ठीक है, जयांग या जायांग। ठीक है, जायांग, ये मादा जनन अंग होता है। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों,
मादा जनन अंग होता है, यह आप याद रखेंगे। तो पुष्प के कुल कितने भाग हो जाते हैं? 4 भाग हो जाते हैं। जिन पुष्पों में चारों भाग पाए जाते हैं उसी को हम पूर्ण पुष्प कहते हैं। अगर चारों हिस्सा नहीं पाएगा, कोई एक गायब है, एक से अधिक भी गायब है, तो उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अभी आगे आएगा सवाल, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा जिन पुष्पों में ये चारों चक्र क्या होते हैं दोस्तों? उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं पूर्ण पुष्प। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं पूर्ण पुष्प कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहा जाते हैं कंप्लीट फ्लावर मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, पूर्ण पुष्प कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए, अब इसी तरह से सवाल आता है कि जिन पुष्पों में पुष्प के एक या अधिक चक्र क्या होते हैं दोस्तों? अनुपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। यानी ये जो पुष्प होता है यह इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। क्या होता है दोस्तों? यह एक तरह का इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई चक्र गायब होता है। जैसे पता चला स्त्री केसर गायब हो गया, पुंकेसर गायब हो गया, या दलपुंज गायब हो गया, या बाह्य दल जो है वो गायब हो गया। कोई ना कोई हिस्सा इसमें नहीं होता है। कभी एक हिस्सा भी गायब हो सकता है, कभी एक से ज्यादा हिस्सा भी गायब हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा। अगला सवाल है कि पुष्प के अंगों या चक्रों की उपस्थिति के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक जिसे हमने कहा पूर्ण पुष्प, एक को हमने कहा पूर्ण पुष्प, जिसमें क्या होते हैं? सभी चक्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, सभी चक्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, एक तो हमने पूर्ण पुष्प में ये देख लिया। और दूसरा क्या देख लिया दोस्तों? अपूर्ण पुष्प। ठीक है, दूसरा देख लिया अपूर्ण पुष्प। ठीक है, कोई सभी चक्र उपस्थित नहीं, ऐसे लिख लीजिएगा, सभी चक्र उपस्थित नहीं। ठीक है, सभी चक्र उपस्थित नहीं होते हैं, कोई एक आध दोस्तों या एक से ज्यादा जो है ये चक्र गायब रहता है। इस तरह से ये 2 टाइप के फूल आपने अलग से देख लिए। करा पुष्प जिस आधार पर उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आधार माने जानते हैं ना, आधार माने बेस। ठीक है, अरे भाई पौधे का वह हिस्सा जिस पर ये पुष्प जो होता है लगा होता है, जुड़ा होता है, जिस पर बेस्ड होता है, जिस पर ये आधार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों आधार माने आसन। आधार का मतलब आसन। पुष्प का जो बेस है, जो आधार है, जो आसन है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं पुष्पासन। पुष्प धन आसन बराबर क्या हो जाएगा? पुष्पासन कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं थैलमस। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? थैलम्स कहते हैं, थैलमस नहीं थैलम्स। ठीक है, THALAMS। ठीक है, MS। ठीक है, थैलम्स कहते हैं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ये खास करके फूलों का जो डंठल होता है ना, डंठल का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, देखिएगा फूलों के डंठल का ऊपरी भाग, फूलों के डंठल का जो ऊपरी भाग होता है यही आधार होता है, इसको पुष्पासन कहते हैं, जिस पर ये पुष्प लगा होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, अगला सवाल करा पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है? देखिए आपने पढ़ा था चक्र कितने होते हैं दोस्तों? तो आपने पढ़ा था चक्र 4 होता है, और जो बाहरी चक्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य चक्र या बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल कहिए, चक्र मत कहिए, बाह्य दल। ठीक है, यानी पुष्प का जो बाहरी हिस्सा होता है यह बाह्य दल होता है या बाह्य दल पुंज होता है। ठीक है, बाह्य दल पुंज जो क्या करता है दोस्तों? पौधों की रक्षा करता है। ठीक है, जो क्या करता है? पहले भी इसको पढ़ा चुका मैं आपको, जो पौधों की रक्षा करता है, पौधों की रक्षा करता है। और जो हरे रंग का होता है एकदम जो बाहरी हिस्सा होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़िए। करा प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक है, प्रजनन के लिए दोस्तों फूलों में क्या आवश्यक है? तो याद रखेगा पुंकेसर और स्त्री केसर। हाँ, पुंकेसर और स्त्री केसर ये दोनों जरूरी है। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई एक गायब रहेगा तो कैसे बताइए प्रजनन होगा? ठीक है, ये क्रिया ही नहीं पूरी होगी, तो ये पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। करा पौधों के जो नर प्रजनन अंग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये मैं पीछे भी आपको बताया था कि देखिए इसके 2 नाम हैं, या तो एग्जाम में आपसे क्या दे सकता है? शब्द पुंकेसर दे सकता है, या तो और क्या दे सकता है दोस्तों? इसमें दे सकता है कि इसी पुंकेसर में
परागकण और परागकण और वो रहते तंतु रहते हैं। क्या दे सकता है दोस्तों, किसी पुंकेसर में क्या रहता है, परागकण होता है और इसी पुंकेसर में दोस्तों तंतु रहता है। ये परागण तंतु ही क्या करते हैं दोस्तों, ये निषेचन का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं दोस्तों, निषेचन क्या, ठीक है, प्रजनन का काम करते हैं। ठीक है, ये ही क्या करते हैं दोस्तों, ये प्रजनन का कार्य करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये नर प्रजनन अंग के बारे में हो गया। इसी तरह से कह रहा कि पुंकेसर का मुख्य भाग क्या होता है, बता तो दिया कि ये जो पुंकेसर होता है इसमें दो मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, ये जो पुंकेसर होता है इसमें दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है परागकण, ठीक है, परागकण, और दूसरा होता है दोस्तों तंतु। ठीक है, परागकण और तंतु जो प्रजनन का कार्य करते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। आगे कह रहा कि परागकण जो होता है ये कहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल दे दिया कि अगर फूल को उठा के देखिए तो ये परागकण दोस्तों कहां पाए जाते हैं, तो परागकण स्थित होते हैं परागकोश में। कहां स्थित होते हैं दोस्तों, पौधों में, पौधों के अंदर जो फूल होते हैं फूलों में पाया जाता है परागकोश। क्या पाया जाता है दोस्तों, परागकोश। इसी परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। इंग्लिश में इसी को एंथर कहते हैं, इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, इसी को एंथर कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, परागकोश को एंथर कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल करा पौधों में अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त जो हिस्सा होता है कौन सा हिस्सा होता है, तो उसके लिए परागकोश का ही अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, ये जो परागकोश आपने देखा, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा, इसी को हम एंथर कहते हैं। ठीक है, ये एंथर में ही पौधे का अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके लिए इसी का अध्ययन करते हैं। या कभी कभी पूछ सकता है, ये ऑप्शन दे सकता है, या कभी कभी ऑप्शन मिल सकता है युवा परागकोश। क्या मिल सकता है, इसके जगह पे मान लीजिए शब्द मिल गया युवा परागकोश। ठीक है, युवा परागकोश का भी दोस्तों अध्ययन किया जाता है। या कभी कभी दोस्तों कलियों का भी अध्ययन किया जाता है, जो युवा पुष्प कलिकाएं होती हैं। ठीक है, युवा पुष्प कलिकाएं, जो युवा पुष्प कलिकाएं होती हैं, इनका भी दोस्तों अध्ययन किया जाता है। तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा अलर्ट होके पढ़िएगा। ठीक है, अगला सवाल करा पुष्पों का जो मादा जननांग होता है जिसे जयांग कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये एक्चुअली में होता तो स्त्री केसर है। क्या होता है दोस्तों, स्त्री केसर होता है, जिसे हमने क्या कहा था कि स्त्री केसर को जायांग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, जायांग भी कहते हैं। या कहीं कहीं पे एक और शब्द मिलता है कार्पेल। क्या मिलता है दोस्तों, इसी को और क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं जयांग को ही। ये आप याद रखेंगे, मादा जननांग होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि पुष्प के मध्य में दोस्तों स्थित होता है। ठीक है, पुष्प के मध्य में दोस्तों क्या स्थित होता है, आप बताइए। ठीक है, अरे भाई मध्य में ये जनन अंग ही तो स्थित होता है, जो स्त्री केसर होता है जिससे आपने कार्पेल कहा, यही स्थित होता है। ठीक है, ये जो स्त्री केसर होता है ये पुष्प के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, तो आप चाहे स्त्री केसर कहिए इसे, चाहे आप इसे कार्पेल कहिए, ये पुष्प के मध्य का हिस्सा होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए दोस्तों। अगला सवाल करा पुष्प में सभी स्त्री केसर के जो शीर्ष भाग होते हैं, स्त्री केसर का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जो शीर्ष भाग होता है, उस भाग को दोस्तों क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है भाई वर्तिकाग्र। अब यहां सुनिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है। ठीक है, जो 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 एकदम बाहरी हिस्सा होता है उसी को वर्तिकाग्र कहते हैं। ये परागकणों का ग्रहण करने वाला हिस्सा होता है। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, लिखिएगा, ये परागकण को ग्रहण करता है। ठीक है, कौन ग्रहण करता है, जो वर्तिकाग्र होता है ये ग्रहण करता है। इसके बाद एक दूसरा हिस्सा होता है स्त्री केसर में, जिसे कहते हैं वर्तिका। ठीक है, तो ये तो दोस्तों एक हो गया। ठीक है, बल्कि अलग पेन से लिखिए, रेड वाले से ही। ठीक है, ये हो गया वर्तिका। दूसरा हिस्सा होता है दोस्तों, सॉरी वर्तिकाग्र, दूसरा हिस्सा होता है उसका नाम है वर्तिका। देखिए वर्तिका अलग है, वर्तिकाग्र दोस्तों अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। वर्तिकाग्र ये नली जैसी संरचना होती है, पौधों की नली जैसी संरचना होती है, उसे दोस्तों वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, वर्तिका कहते हैं। ठीक है, फूलों की नली जैसी, या फूलों की नहीं, ठीक है, फूलों में नली जैसी संरचना। ठीक है, फूलों में नली जैसी
संरचना पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, उसे वर्तिका कहते हैं। और अंतिम होता अंडाशय, आधार का जो फूला हुआ हिस्सा होता है उसे कहते हैं अंडाशय, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों, तीसरा हिस्सा होता है अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। अंडाशय में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, आधार का फूला हुआ हिस्सा, ठीक है, लिखिएगा आधार का फूला हुआ हिस्सा, ठीक है। और इसी में क्या होता है दोस्तों, इसी में पाया जाता है बीजांड। क्या पाया जाता है दोस्तों, बीजांड, लिखिएगा इसी में बीजांड पाया जाता है। इसी में दोस्तों क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। ये आप याद रखेंगे, ये भी बहुत बढ़िया सा सवाल हो गया, ठीक है। सारी बातें क्लियर है। ये स्त्री केसर को जब आप और डिटेल में पढ़ते हैं तब आप वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के बारे में पढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मैं पुनः दोस्तों आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आइए हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। आप बहुत जगह दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग किए होंगे, एक बार मुझसे पढ़ के देखिए और पेड कोर्स पढ़ के देखिए। आपको बताऊं ना, अगर आप सच में ईमानदार हैं और आप सच में कुछ बनना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो ही आप मेरे पास आइएगा। और पढ़ने का पेशेंस अगर आपके पास हो तो आइएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट में पढ़ना तो उसके लिए स्टडी 91 प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस बच्चे को शॉर्टकट में पढ़ना हो, मैं शॉर्टकट में आप सभी को नहीं पढ़ा सकता हूं, ठीक है। अगर आपको सच में हमारे साथ अपनी सफलता को पाना है तो आपको ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अपने साथ बेईमानी नहीं कर, अपने साथ बेईमानी करना मतलब क्या, कि आप खुद से डिसाइड करेंगे कि आप सिलेबस क्या है, आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या आपके लिए सही है। अगर आप इस तरह के विद्यार्थी हैं तो स्टडी 91 आपके लिए नहीं है। यदि आप अपने आप को समर्पित करते हमें, तो हम आपको अच्छा बना सकते हैं, हम बेहतर बना सकते हैं। हम जो चीजें दे रहे हैं पहले आप उसको स्टडी करिए, आप अपने आप बेहतर हो जाएंगे। पढ़ के देखिए अगर आपको इतना भरोसा हो तो। और डेमो क्लास दोस्तों मैंने हर जगह दे के रखा है, पहले डेमो देके सेटिस्फाई हो जाइए, फिर जो है क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, सारी क्लासेज आपकी इसी ऐप पर चलती हैं। ये हमारा नंबर दिया गया, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो, कुछ जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।